ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या 6 अप्रैल को ईरान पर भारी पड़ने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में कल आखिरी रण होगा? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का दर्शकों अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर ईरान तय समय के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो उसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान के लिए नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन ट्रंप की इस कड़ी चेतावनी का ईरान पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। उल्टा तेहरान ने इस अल्टीमेटम को सिर से खारिज कर दिया है और बेहद आक्रामक तेवर दिखाए हैं। ईरानी सेना ने साफ कहा कि अगर ईरान के लिए दरवाजे खुलेंगे तो अमेरिका के लिए भी नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू कर दिया था। इसके बाद से ईरान का भी पलटवार ताबड़तोड़ जारी है। वो अरब के देशों में, खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। साथ ही इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी है। अब ऐसे में अगर अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट समेत पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ईरान अमेरिका का यह बड़ा हमला झेल पाएगा? इसी मुद्दे में आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे कि क्या ईरान ट्रंप के वाकई अल्टीमेटम को झेल पाएगा। और चलिए अब बारी आपको बताने की कौन आखिर कितना ताकतवर है। अमेरिका वर्सेस ईरान, कौन है ताकतवर? देखिए दर्शकों, अगर बात की जाए, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक बार समझाते हैं कि कौन कितना ताकतवर। अमेरिका की बात की जाए, यहां कहा जा रहा है कि 1,32,800 सैनिक हैं। इसके बाद इसकी बात करें ईरान की, 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। एक बार आप सुनिए कि कौन कितना स्ट्रॉन्गर है, किसके पास कितने सैनिक मौजूद है। विमानों की संख्या 13,209, ईरान के पास 551। देखिए विमानों की संख्या में ईरान पीछे है। अब आते हैं फाइटर जेट्स पर, 1854 और यहां 40 फाइटर जेट्स। ट्रांसपोर्ट विमान 957 और यहां पर 87 ट्रांसपोर्ट विमान। यह है मौजूदा संख्या। अब बात करेंगे फ्लीट स्ट्रेंथ की, 472। इसके साथ ईरान की बात करें एयरक्राफ्ट की, तो ईरान के पास नौसेना में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट और अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट। नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर करियर, 10 हेलीकॉप्टर करियर ईरान के पास। ये देखिए, आपको तुलना जरूरी है समझना। पनडुब्बियों की संख्या 64 और इसके पास, ईरान के पास 28 पनडुब्बियां, ये भी कम है। और इसके साथ बात करेंगे विध्वंसक पोत की, यहां 75 संख्या है। रक्षा बजट $820 बिलियन, रक्षा बजट 30 से 40 अरब डॉलर, काफी कम है। इसके साथ बात की जाए, यहां पर 13,28,000 एक्टिव सैनिक और वहां पर 6 लाख, यहां 8 लाख रिजर्व सैनिक, यहां 3.5 लाख रिजर्व सैनिक। तो देखिए यहां पर बात की जाए दर्शकों, तो कौन कितना ताकतवर है ये साफ आपको देखने को मिल रहा होगा। फाइटर जेट्स कम है, इसके साथ युद्धपोत कम है। अमेरिका के सामने ईरान की इतनी ताकत जो है वो नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ईरान जो है लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस पैनल में कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून आपको पहले तो, और आपसे सीधा मेरा यही सवाल होगा कि देखिए सर, यहाँ 37वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना भी कह लें कि ईरान कमजोर है, क्षमता नहीं है, युद्धपोत नहीं है, सैनिक नहीं है अमेरिका जितना, लेकिन सर रिटेलिएट तो कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? कितने दिन तक युद्ध चलने के आसार हैं? और क्या आपको लगता है कि ईरान की पूरी कैपेसिटी खत्म करके ही राष्ट्रपति ट्रंप मानेंगे? सर थैंक यू वेरी मच सृष्टि जी, जय हिंद। जय अपने हिंद। प्रतिष्ठित चैनल पर बुलाने के लिए। देखिए, अगर पहाड़ में से 2-4 बोल्डर टूट के गिर जाए तो उससे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। बिल्कुल। 2-4 जहाज ईरान ने अगर अमेरिका के गिरा दिए तो उससे अमेरिका का कद कम नहीं हो जाएगा। और ये बात अमेरिका ने कल दिखा दी। जो उनका एक पायलट ईरान में रह गया था, उसको लेने के लिए एक 100 लोगों की, 100 सिपाहियों की 100 ट्रूप्स के साथ 2 जहाज उन्हें लेके आए। और उन्होंने, जहाँ पे IRGC के 1000 से भी ज्यादा कमांडर्स मौजूद थे, बहुत सारे हजारों में ईरान के नागरिक मौजूद थे, गोलीबारी हुई, उसके बावजूद वो 100 ट्रूप्स अमेरिका के उस पायलट को सुरक्षित बचाकर वापस ले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपका वो 460 kg सो कॉल्ड एनरिच्ड यूरेनियम भी ले जा सकते हैं
और एक्शन भी ले सकते हैं। और एक बयान ईरान की तरफ से भी आया है। जी। अरागची ने ये कहा है कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं कहा, जबकि वो कहते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इट इज ए पार्शियल यू टर्न। बहुत मुमकिन है कि इसमें कुछ सॉल्यूशन निकल भी आए। क्यों निकल आए वो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। मेरा एक सजेशन है, मेरा ये कहना है कि दुनिया का 20% तेल गुजरता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, भारत का तो 40% गुजरता है। भारत की तो एलएनजी 50% गुजरती है, भारत की तो एलपीजी 90% गुजरती है। वो तो हमारी दूरदर्शिता है कि हमने शॉर्ट रन में रिजर्व रखे हैं या ऑल्टरनेटिव्स रखे हैं, जिसके कारण हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। लेकिन हाउ लॉन्ग? इट मीन्स क्या भारत को स्यू मोटो खुद होके स्वेच्छा से इस समय एक हाथ नहीं बटाना चाहिए पीस टॉक्स के लिए? पाकिस्तान, टर्की, यूनाइटेड अरब, क्या नाम, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये 4 देशों के मिनिस्टर्स मिले, फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका पुराना इतिहास आतंकवाद पे, षड्यंत्र पे, झूठ पे, चालाकी पे, चंदे के ऊपर टिका हुआ है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन भारत की स्वीकार्यता है, इजराइल भी भारत को स्वीकार्य है और ईरान को भी भारत स्वीकार्य है, अमेरिका को भी स्वीकार्य है। ऐसे समय में दूसरी तरफ अगर भारत भी अपना खुद होके ये कह दे कि मैं भी इसमें ज्वाइन करता हूं, तो जिस चीज की वहां कमी है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। अब तुरंत थोड़े से लोग ये कहने आ जाएंगे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, तो पाकिस्तान के इनिशिएटिव को भारत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिर मेरा वही कहना है कि अगर थोड़ा बहुत क्रेडिट दुश्मन को मिलता है, एक बड़े पेड़ में से एक आध टहनी टूट के गिर भी जाती है, तो क्या पेड़ की ऊंचाई कम हो जाती है? सवाल ही नहीं उठता। तो अगर ये भारत के लिए पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये नहीं होता है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर भारत भी इसे नहीं करता है और पीस डील भी नहीं होती है, तो फिर सिचुएशन क्या बनती है? फिर जैसे अमेरिका ने कहा, उसने कोई नया 48 घंटे का वो नहीं दिया है, उसने ये कहा है कि मैंने 10 दिन का समय तुम्हें दिया था, 48 घंटे बाकी हैं, 48 घंटे के बाद फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। तो वो क्या है? उसके पावर प्लांट्स पर हमला, उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला, और किसके ऊपर हमला? वो कंट्री जिसमें पिछले 1.5 महीने से इंटरनेट बंद है, जहां पे 30,000 टारगेट जो है 1-1 टन के बारूद से ध्वस्त किए जा चुके हैं, जहां पे इकोनॉमी पहले ही शटर थी। यानी कि टोटल केओस, लॉस, सिविल वार, ये सिचुएशन ईरान में हो जाएगी। अब इफेक्ट कौन होगा? इफेक्ट सारी दुनिया होगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो पीस डील अब हो जाए, समय है, और अगर नहीं होती है तो फिर ये युद्ध एक महायुद्ध में बदलने के लिए करीब करीब तैयार है। बिल्कुल सर। और इसी बीच डॉक्टर मन्नत द्विवेदी सर भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी, आपको भी गुड आफ्टरनून। और मेरा सवाल आपसे यही होगा, देखिए टीपी त्यागी सर से मैं यही डिस्कशन कर रही थी कि आखिर जिस तरीके से 37वें दिन भी कोई युद्ध विराम नजर नहीं आ रहा है, अल्टीमेटम जो ट्रंप ने दिया उसके 24 घंटे शेष है। डॉक्टर मन्नत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए 5वीं बार कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने इस्फहान के परमाणु केंद्र पर अटैक किया है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या हम ये माने कि वाकई अब ट्रंप जो हैं और जिद्दी होते जा रहे हैं? आप देखिए ना, अल्टीमेटम तो दे रहे हैं लेकिन पीछे भी आ जा रहे हैं। एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया। इसी बीच आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ये पाएंगे कि 8 मार्च को पहला अल्टीमेटम दिया था। पहली बार मीडिया के सामने पाम बीच में, व्हाइट हाउस में नहीं, पाम बीच में आए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और लास्ट वेडनेसडे अभी गया है, बुधवार को भी उन्होंने पाम बीच से बात बोली। तो जहां तक अल्टीमेटम की बात है, अगर हम अमेरिकन विदेश नीति के इतिहास में जाएं और कूटनीति के इतिहास में जाएं, तो हम ये पाएंगे कि कुछ उदाहरण हम देख सकें। पहला उदाहरण है कि 1967 में
प्रेसिडेंट लिंडन बेस जॉनसन ने पूरे देश को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि बस 2-3 वर्ष और ये 2-3 वर्ष ये वॉर चलेगा वियतनाम का, और वियतनाम में अमेरिकन इंटरवेंशन चलेगा। पर उसके साथ उल्टा ही हुआ। वो 1973 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई और तब तक बहुत सारे बॉडी बैग्स वियतनाम से अमेरिका में आ चुके थे। 1998 में अल्टीमेटम, हम अल्टीमेटम के इतिहास की बात कर रहे हैं। अगर हम अल्टीमेटम की बात करें तो 1999 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी ये अल्टीमेटम दिया और कहा कि बस कुछ ही दिनों में, एक आध सप्ताह में यूगोस्लाविया और कोसोवो पे जो बॉम्बिंग हो रही थी वो रोक दी जाएगी। पर 2-3 महीने अमेरिका की बॉम्बिंग चली और अंतिम बार अगर हम देखें, मतलब मुझे जो याद पड़ता है, जो इनफेमस स्पीच है प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर की, इसको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्पीच भी कहते हैं और इसको मिशन अकॉम्प्लिश्ड स्पीच भी कहते हैं। उन्होंने भी यही बोला कि ये जो वॉर है बस 15-20 दिनों तक चलेगा और उसके बाद अपना जो आक्रामक तेवर है और आक्रामक एक्टिविटीज अमेरिका छोड़ देगा। पर इराक में अमेरिका 2003 की से हटा नहीं और 2011 में विड्रॉ किया, मतलब 8 वर्षों तक वो रहा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के अल्टीमेटम्स को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जब वॉर शुरू हुआ 28 को, तो उसके बाद बहुत लेट 8 तारीख को वो आए पोडियम पे और उन्होंने पूरी बात बोली। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि कूटनीति और विदेश नीति और मिलिट्री पॉलिसी का ये कहीं ना कहीं जुड़ाव है, कहीं ना कहीं अमेलगमेशन है, जहां पर एक हाथ से तो मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर होता है और दूसरी तरफ नेगोशिएशन चलती है। युद्ध के दौरान ही कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बातचीत चलती है, जैसा कि हम लोग ट्रंप के अल्टीमेटम में देख पा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर टीपी त्यागी सर, कर्नल टीपी त्यागी सर, आपसे मेरा यही सवाल होगा सर कि अगर बात की जाए, देखिए यहां पर ईरान के पास भी जितनी कैपेबिलिटी है, हम देख रहे हैं MQ-9 हो, उसको इंटरसेप्ट कर ले रहा है ईरान, उसको मार गिरा रहा है। तो देखिए ऐसे में ईरान ने, जहां इंटरनेट ठप है, वहां पर आम जनता बेहाल है, बिल्कुल त्रस्त है, उसके बावजूद भी ये जो कैपेसिटी है ये दिखाती है कि ईरान कितना ज्यादा संतुलित है व्हेन इट कम्स टू अटैक। तो सर ऐसे में क्या लगता है आपको? अब देखिए यहां पर यह भी खबर सामने आ रही है कि IAEA के चीफ ने, पूर्व चीफ ने UN और खाड़ी देशों को यह कहा है कि इस पागल को रोको। मतलब यही शब्द है सर जो मैं आपको शब्द बता रही हूं, इस पागल को रोको, ये पूरा सर्वनाश कर देगा। आपने भी देखी होगी सर ये खबर। तो ऐसे में क्या रोकना मुनासिब है सर? क्या कोई देश यहां आगे आ पाएगा? देखिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये युद्ध, 37वां दिन है। देखिए ईरान में जो बुशर प्लांट है, एक अकेला प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, जो ऑपरेटिव है, बाकी कोई ऑपरेटिव नहीं। इसको ऑपरेट भी रशियंस करते थे। रशियंस ने अपने आधे से ज्यादा लोगों को वापस बुला लिया है। इसके ऊपर 4 अटैक हो चुके हैं। जो चौथा अटैक हुआ है वो उसकी एक प्रयोगशाला में हुआ है, बिल्कुल उसके नजदीक हुआ है। हालांकि अभी वहां से रेडिएशन की कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर वहां से रेडिएशन होता है तो वह न केवल ईरान को नुकसान पहुंचाएगा, वो अरब कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, क्योंकि वो पर्शियन गल्फ बस एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं, मैं आपसे यही रिकन्फर्म करना चाहूंगी। देखिए आम जनता यही सोच रही है कि रेडिएशन फैल चुका है। सर प्लीज बताइए आम जनता को, दर्शकों को, कि अभी ऐसी खबरें नहीं है। ईरान ने ये कहा है कि अगर रेडिएशन फैलेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज। हाँ, तो वो रेडिएशन अभी IAEA के जो चीफ है ग्रोसी, उन्होंने कहा है कि अभी रेडिएशन नहीं फैला है। Exactly. अगर फैलता है तो न केवल देशों का नुकसान होगा, क्योंकि ये प्लांट पर्शियन गल्फ के किनारे लोकेटेड है, लिहाजा पर्शियन गल्फ का पानी भी कंटेमिनेट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अरब कंट्रीज में ज्यादातर कंट्रीज के पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज नहीं है। वो पर्शियन गल्फ के सी वाटर को ही या तो मेम्ब्रेन से या भाप को कंडेंस करके पीने के पानी में बदलते हैं। वो जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो भी आपको कंटेमिनेटेड वाटर देंगे। यानी कि क्या पोजीशन हो जाएगी, बचने का पता नहीं, बचेंगी या बची भी तो खाने लायक होंगी कि नहीं होंगी। यानी कि ये तो एक बड़ी भारी त्रासदी हो जाएगी, एक देश के साथ नहीं, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के साथ। तो ये तो बहुत ही भयंकर होगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि देयर आफ्टर इट कैन
गेट कन्वर्टेड इनटू ए चेन रिएक्शन। ऐसा हुआ तो फिर वो भी डिमोना के ऊपर अटैक कर ही चुके हैं, वो भी यानी कि ईरान भी इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट पर 2-3 अटैक कर चुके हैं, और एक आध अगर अटैक डायरेक्टली हो गया तो वहां से भी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का डर होगा। तो ये तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। ठीक है। लेकिन अब जी मैं तो आखिरी पॉइंट में ये कहता हूँ कि किसी भी बुद्धिमत्ता इसमें है कि हमें हर टाइम कोई भी सिचुएशन हो सॉल्यूशन निकालने के लिए ढूंढना चाहिए। कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान हो। और ये समाधान इस टाइम कौन कर सकता है? क्या वो देश जो चंदे पे पलता हो वो 2 बड़े देशों में समाधान करवा पाएगा? मध्यस्थता तो वो भी वही कर सकता है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। क्रेडिबिलिटी भारत की है, ऐसे में भारत को ज्वाइन करना चाहिए। एक तो इसलिए भी कि भारत अफेक्टेड है, और एक इसलिए भी कि और किसी दूसरे में बड़े नेता बड़े होंगे, ताकतवर होंगे, सम्मानजनक नहीं है। सम्मानजनक केवल भारत है। तो मैं बार बार इस बात का सजेशन दे रहा हूं कि लेट ए न्यू डायमेंशन बी एडेड। अपनी ईगो को एक तरफ रखते हुए लेट इंडिया ज्वाइन दिस एंडेवर जो इजिप्ट ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने शुरू किए। इस्लामाबाद को छोड़ दीजिए जी, आप दुआ में करिए, आप दुआ में मीटिंग करिए, और भारत उसमें के क्रेडिबिलिटी की कमी भारत पूरा करेगा, और भारत पूरा करते ही ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। नहीं निकला तो दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार के मुहाने पर खड़ी है। बहुत अच्छा पॉइंट सर, बहुत अच्छा पॉइंट। आपने 3 बातें बहुत अच्छी कही है। पहला तो जो इफेक्टेड कंट्री है वही मध्यस्थता करा सकता है। दूसरी बात, जिसकी क्रेडिबिलिटी है वही बीच में आ सकता है। और तीसरी बात आपने ये भी बहुत मुनासिब कही कि जिसको जो चंदे पे पल रहा है क्या वो मीडिएटर बनेगा? और यही सवाल आज दोहराया जा रहा है। डॉक्टर मनन सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए सर, देखिए भारत का हस्तक्षेप अभी केवल बयानों में नजर आ रहा है, क्योंकि उसने ईरान को भी ये बात कही, और भारत की बात करें पीएम मोदी ने साफ तौर पर ईरान के साथ खड़े होकर ये दिखा दिया कि ये जो अटैक आपके ऊपर हो रहा है उस पर हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये ट्रंप हैं, अब ट्रंप के भी अगेंस्ट यहां पर तो भारत फिलहाल नहीं जाता नजर आ रहा है। भारत ने ये कह दिया है कि ये जो युद्ध है इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, और हमारी अर्थव्यवस्था भी सर देखिए यहां पर इफेक्टेड धीरे धीरे हो रही है। क्या आप भी सर मान रहे हैं कि अब मीडिएटर के तौर पर भारत को ही अपना पक्ष यहां सिरे से रखना पड़ेगा? क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर यहाँ पर मैं अनफॉर्चुनेटली फिर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट जो अपने पहले टर्म में निकाला था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने बिल्कुल आश्रित बधाई की, भारत को बधाई का पात्र माना था। बिल्कुल। और भारत को ये उन्होंने बिल्कुल ये एनकरेज किया था, मोरलाइज किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उन्होंने बोला वो सही कहा या वही अंतिम प्रणेता है सच्चाई के या ट्रुथ सोशल के। मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कहते आए हैं, और विश्व बंधु और विश्व शक्ति की बात करते आए हैं, विश्व गुरु की बात करते आए हैं, उसके चलते जो ग्लोबल वैश्विक हाई पावर टेबल है जी, उसके ऊपर भारत की शिरकत, हम राष्ट्रवादी लोग माने या नहीं माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारत को प्रैक्टिकल रियलिटी ये थी कि आपको सबसे पहले आगे जाकर जो वेस्ट एशिया के ही नहीं, विश्व के जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जहां पर युद्ध हो रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट है या एसिमेट्रिक वॉर हो रहा है, वहां पर भारत को इंटरफियर करना था। मेरे आर्ग्यूमेंट का कतई ये मतलब नहीं है कि हम लोग युद्ध को प्रमोट करें और मिलिटरीली इंटरवीन करें, पर ग्लोबल पावर टेबल पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूटर की तरह भारत को बनने का जो बहुत शुरुआती जो दिया गया था, हम नेहरू जी की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके समय तो ये बात थी कि हम बड़े आदर्शवादी विदेश नीति में जा रहे थे, पर ट्रंप ने प्रैक्टिकल विदेश नीति की बात की, यथार्थवाद की बात की, रियलिज्म की बात की, और कहा कि जिस तरीके से आप लोगों की कैपेसिटी है, भारतीयों की कैपेसिटी है, जिस तरीके से आप इकोनॉमी डेवलपमेंट और विभिन्न मानव सुरक्षा के सेक्टर्स में डेवलप हुए हैं, उसी तरीके से आप विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर भी अपने आप को फैलाइए। मैं नहीं कह रहा थोपिए, बल्कि फैलाइए। तो मैं यहाँ पर यही आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा कि भारत को भी
पूरी तरीके से अपोज करना चाहिए कि पाकिस्तान युद्ध विराम कैसे करवा सकता है। जिस देश को हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री और भारत के सारे लिटरेट नागरिक कहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और एक तरीके से जैसा आपने कहा चंदे पे चलता है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इशारों पे नाचता है। जैसा ट्रम्प कहते हैं उतना वो टैक्सेशन रिजीम लगा देते हैं, जैसे ट्रम्प कहते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। तो जो राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में इस्लामाबाद और रावलपिंडी अपने घर को ही, अपने प्लेइंग फॉर कीप्स को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो वो कतर में या इराक में और ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ऐसा क्या अचीव कर लेंगे। और जनरल साहब की बात बिल्कुल सही है कि क्रेडिबिलिटी और क्या औचित्य है, क्या नैतिक ग्राउंड है पाकिस्तान के पास कि वो विश्व के इतने बड़े शांति प्रस्ताव में अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये पूरी तरीके से हॉलो, खोखला और एक तरीके की पावर की बंदरबाट का उदाहरण है, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, लास्ट सवाल टीपी त्यागी सर आपसे मेरा होगा। देखिए सर, यहां पर कहा जा रहा है ईरान के द्वारा कि बुशहर पर जो अटैक हुआ है उससे खाड़ी देशों को भी खतरा है और ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के अनुरोध पर हमने 10 दिन के लिए युद्ध को पॉज कर दिया है। यहां तो कुछ पॉज सर नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, 10 दिन के लिए फ्रोग तो किया, अमेरिका ने बड़े अटैक नहीं किए हैं। हाँ। अटैक तो चल रहे हैं, क्योंकि अटैक ईरान की तरफ से भी हो रहे हैं। इजराइल के ऊपर कोई दिन गया है जिस रोज अटैक ना हुए हो? अमेरिकन बेसिस के ऊपर कोई दिन गया है जब ईरान ने अटैक ना किया हो? तो उन अटैकों का प्रतिकार तो हुआ है, लेकिन न्यू अटैक्स नहीं हुए। वो 10 दिन अब खत्म होने वाले हैं, 48 घंटे बचे हैं, ये उन्होंने, अमेरिका ने कह दिया है। इवेंचुअली हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जैसे आपने शुरू में दिखाया था कि इनके पास बहुत सारे जहाज हैं, इनके पास बहुत कम जहाज हैं, इससे ताकत तय नहीं होती। ताकत तय होती है आपकी टेक्निक से, आपकी टेक्नोलॉजी से, आपके शौर्य से, बैटल लड़ने की क्षमता से। और इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं, इजराइल और बाकी बचे हुए अरब देश, संख्या बहुत कम है। वैसे भी आप यूरोप को देखिए, यूरोप में 65 करोड़ लोग रहते हैं और रशिया में कितने? 15 करोड़। वो 65 करोड़ उस 15 करोड़ से डरे हुए रहते हैं, लिहाजा वो अमेरिका की शरण में जाते हैं कि हमें रशिया से बचाइए। तो मतलब ये है कि उससे ताकत तय नहीं होती, लेकिन ताकत इस बात से तो तय होती है जो अमेरिका ने कल करके दिखाया है, यानी कि 100 आदमी लेके जाना दूसरे के देश में, वो भी ऐसी स्थिति में जब आपके 4 एयरक्राफ्ट को ड्राउन कर दिया गया हो, गिरा दिया गया हो, आपके रिफ्यूलर को गिरा दिया गया हो, आपके और तो और अर्ली वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम को गिरा दिया गया हो, उसके बाद जाना और जाके अपने पायलट को लेके आना और चुपचाप नहीं जी, बाकायदा गोलीबारी। वहां पे IRGC के लोग हैं, वहां पे ईरान के लोग हैं, तो लेके आना, इसका मतलब भी दे उनके पास एक टेक्निक है, एक प्रोग्राम है। ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन क्या ट्रंप अमेरिका है? Eventually, the programs and the policies are made by Pentagon, by the Defense Ministry, जिसको युद्ध मिनिस्ट्री कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नाउ ईरान शुड टेक ए स्टेप बैक, अदरवाइज ईरान अपनी जनता को क्या जवाब देगा? बिल्कुल ईरान अपनी, जी बिल्कुल सर, और देखिए ईरान अपनी जनता को क्या जवाब देगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। कर्नल सर, डॉक्टर मन्नत द्विवेदी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।